Jain friends, welcome to Kalyani IS Academy. In this lecture we will study functioning of ecosystem. Now start the lecture and understand what is ecology for revision. See, the study of organisms, the study of the environment, the study how the organisms interact with each other and the study how organisms interact with their environment is known as ecology. The term ecology was first used by Ernest Haeckel in 1869. The father of ecology is Alexander von Humboldt, and the modern father of ecology is E.P. Odum, and Professor Ramdev Misra is the father of ecology in Indian context. Now, what is ecosystem? See, an ecosystem is the structural and functional unit, right? An ecosystem is the structural and the functional unit of the nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. The term ecosystem was first used in 1935 by A.Z. Townsley. In the previous lecture, we have studied about the terrestrial ecosystem as well as aquatic ecosystem. Right? Now we will see the functioning of ecosystem, and at first we will study ecological pyramids. Right? अब ecological pyramids हैं क्या? So देखिए, through ecological pyramids we can understand the energy flow, right? The energy flow, numbers, बायोमास ऑफ अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम. और यहाँ पर इनको पिरामिड्स क्यों कहा जाता है? तो इसका एक सिंपल रीजन है कि यदि किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू नंबर, राइट, उनको नंबर के आधार पर या बायोमास के आधार पर, साथ ही साथ उनमें एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग उनको चार्ट किया जाए, तो वो चार्ट एक पिरामिड के समान क्या होगा? वो चार्ट पिरामिड के समान होता है. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा जाता है. राइट? ये 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, बट देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर 11 मार्कर का क्वेश्चन भी पूछा जाए. राइट? What is ecological pyramid and what are the different types of ecological pyramids? Right? This may be asked as a 11 marker question. या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. व्हाट इज द पिरामिड ऑफ नंबर्स, व्हाट इज द पिरामिड ऑफ बायोमास, राइट? या 3 मार्कर में किसी भी एक की क्या पूछी जा सकती है? डेफिनेशन पूछी जा सकती है. राइट? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो डेफिनेशन क्या है इनकी, तो देखिए, द पिरामिडियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स, राइट, trophic levels of different organisms based on their ecological position, right? और अगर हम देखें तो producer to final consumer is known as ecological pyramid, right? जिसको मैंने अभी बताया था. तो ये क्या है? इनका पिरामिडियल क्या है? रिप्रेजेंटेशन है. और ये रिप्रेजेंटेशन किस आधार पर है? राइट? ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिजम्स हो जाएगा, उनकी इकोलॉजिकल पोजीशन के आधार पर. राइट? तो 3 मार्कर के लिए ये हो जाएगी डेफिनेशन. द पिरामिडल, राइट, द पिरामिडल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल पोजीशन from producer to final consumer is known as ecological pyramid. Right? The ecological pyramid of number of horizontal bars, right, depicting specific trophic level. Right? और ये जो horizontal bar होता है इसकी जो length है, right, the length of each bar represents the total number of individuals or biomass or energy at each trophic level in an ecosystem. इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे अगर आप यहां पर चार्ट में देखें तो ये क्या है? बेस है. तो यहां पर अगर हम देखें ट्रॉफिक लेवल, अब ट्रॉफिक लेवल जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, जो प्रोड्यूसर्स है तो यहां पर ट्रॉफिक लेवल 1 होता है, यहां पर ट्रॉफिक लेवल 2 होगा, यहां पर ट्रॉफिक लेवल 3 होगा, यहां पर क्या होगा? ट्रॉफिक लेवल 4 होगा. राइट? तो जो पिरामिड, the pyramid consists of a number of horizontal
वार्स, राइट। तो यहाँ पर देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल, दो हॉरिजॉन्टल, तीन हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएंगे, वार हो जाएंगे, राइट, जो कि स्पेसिफिक ट्रॉफिक लेवल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस हॉरिजॉन्टल वार डिपिक्ट्स द ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 3 एंड दिस इज ट्रॉफिक लेवल 4। अब यहाँ पर जो इसकी जो लेंथ है, राइट, ये लेंथ क्या बताती है, द लेंथ ऑफ ईच वार रिप्रेजेंट्स द टोटल number of individuals, biomass or energy at each trophic level in an ecosystem। अगर ये लेंथ ज्यादा होगी तो विच मीन्स देयर आर मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और देयर इज मोर नंबर ऑफ बायोमास, राइट। और अगर ये लेंथ क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि उस ट्रैफिक लेवल में जो ऑर्गेनिजम्स की संख्या है वो क्या होती है, कम होती है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। द pyramid consists of number of horizontal bars depicting specific trophic levels. The length of each bar represents the total number of individuals, biomass, energy at each trophic level in an ecosystem. इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेस को बनाते हैं, एंड द टॉप कार्निवोर फॉर्म्स द टिप। और ये जो ट्रॉफिक लेवल है इनको जो है 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, राइट। सो द पिरामिड ऑफ नंबर्स, द पिरामिड ऑफ बायोमास, द पिरामिड ऑफ एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। नाउ लेट्स स्टडी द पिरामिड ऑफ numbers, right? So what is the definition of pyramid of number? See, the pyramid of number represents the total number of individuals of different species at each trophic level, right? तो जैसे मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पिरामिड है। तो इसमें से जो जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं उस ट्रैफिक लेवल में नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स कितने हैं, राइट। सो द पिरामिड ऑफ numbers represent the total number of individuals of different species at each trophic level, right? Depending upon the size, the pyramid of number may not always be upright or upward, right, even be completely inverted, राइट। तो ये दोनों प्रकार का हो सकता है, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है। इन्वर्टेड कैसा, इस तरीके का, ये इस तरीके से भी हो सकता है, और अपराइट या अपवर्ड भी हो सकता है। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अपराइट की, राइट, तो जो द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, राइट, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एंड क्या हो जाएगा, पॉन्ड हो जाएगा। तो जो पॉन्ड है और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो नंबर ऑफ पिरामिड है वो अपराइट होता है, एंड इन दिस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिक्रीज्ड फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे, और नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स से जैसे जैसे हम जो है हायर ट्रॉफिक लेवल पर जाएंगे तो वहाँ पर ये कम होते जाएंगे। सो द पिरामिड ऑफ नंबर्स upright, right? In this pyramid the number of individuals is decreased from lower level to higher trophic level। और ये कहाँ पर पाया जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और पॉन्ड में, क्योंकि ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर कम होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कम होते हैं, और टॉप कार्निवोर उससे भी क्या होते हैं, कम होते हैं, राइट। तो ये जो है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर है, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और पॉन्ड में पाया जाता है। अब सेकंड हो जाएगा यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड, राइट। सो इन दिस पिरामिड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा। तो जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो इस तरीके से क्या होगा, अपराइट जो है इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर पिरामिड ऑफ बायोमास। डेफिनेशन बिल्कुल वही है, हमको केवल चेंज क्या करना है, राइट, जो है टोटल ड्राई वेट, राइट। तो द पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय द कलेक्टिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स occupying each trophic level separately and measuring their dry weight, right? ये डेफिनेशन हो जाएगी। और ये जो पिरामिड ऑफ बायोमास है
ठीक है, इससे द साइज डिफरेंस प्रॉब्लम क्या हो जाती है, सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो इसमें हो सकता है कि नंबर ऑफ द जो ग्रास है वो बहुत ज़्यादा हो, बट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो एलिफेंट है, राइट, तो एलिफेंट का साइज और ग्रास के साइज में क्या है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसको किससे दूर किया जा सकता है, पिरामिड ऑफ बायोमास से। सो पिरामिड ऑफ बायोमास overcomes the size difference problem because all kinds of organisms at each trophic level are weighted, right? और ये दोनों प्रकार का होता है, अपराइट भी होता है और इन्वर्टिव भी होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है कहाँ पर, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। नाउ पिरामिड ऑफ एनर्जी, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। देखिए, एन एनर्जी पिरामिड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना है, इस ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कितना है, इसमें कितनी कितनी, इसमें कितनी है, तो वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी के द्वारा। तो एन एनर्जी पिरामिड रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल एंड लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, राइट। और इसी वजह से ये हमेशा कैसा होता है, अपवर्ड होता है, क्योंकि जितनी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो 100% एनर्जी हमेशा जो है सेकंड ट्रॉफिक लेवल में नहीं ट्रांसफर हो पाती है। ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द next trophic level, right? The productivity of an ecosystem is displayed in the energy pyramid, right? Or it shows the transfer of energy at each trophic level in the food chain and food web. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं द पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल, राइट। ये अपवर्ड भी होता है और इन्वर्टेड भी होता है, राइट। अपराइट या अपवर्ड होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में और पॉन्ड में, राइट, और इन्वर्टेड होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। देन पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट्स द टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ईच ट्रॉफिक लेवल। ये भी अपराइट होता है ग्रासलैंड में और इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। देन थर्ड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल, और ये हमेशा कैसा होता है, अपवर्ड ही होता है, और ये प्रोडक्ट जो इकोसिस्टम है उसकी प्रोडक्टिविटी को डिस्प्ले करता है। और साथ ही साथ इट शोज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम, और हमेशा इकोसिस्टम में ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड and this is known as the 10% law of energy transfer। तो ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है what is the 10% law of energy transfer, right? तो आपको केवल और केवल ये याद रखना है, बाकी अपने आप में पूरा का पूरा रूल आपको याद हो ही जाएगा, राइट। तो लिंडमैन propounded, राइट, लिंडमैन propounded the 10% law in 1942। तो ये 3 मार्कर के लिए जो है फैक्ट हो जाएगा। तो लिंडमैन propounded the 10% law in 1942 and according to this law only 10% of energy in food chain out of the 100% energy is transferred from one trophic level to another। जैसे प्रोड्यूसर्स है तो यहाँ से केवल और केवल कितनी 10% एनर्जी ही क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी in a food chain out of total energy is transferred from one trophic level to another trophic level, and remaining 90% energy is utilized for another metabolic process and some energy is released, right? For an example, जो सन है, सन की जो भी एनर्जी है उसको प्रोड्यूसर्स, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्रोड्यूसर सिंथेसाइज देयर फूड। और जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 100,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, तो इसमें से जो 90% एनर्जी है, राइट, 90% एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन
जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है या फिर जो है कुछ एनर्जी रिलीज भी हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी का क्या होता है, ट्रांसफर, और कहाँ पर होगा, फर्स्ट कंज्यूमर में, राइट। फर्स्ट कंज्यूमर में 10% एनर्जी जाएगी, मतलब 100 किलोकैलोरी। फिर फर्स्ट कंज्यूमर से सेकेंड कंज्यूमर तक जो है 10% एनर्जी का फ्लो होगा, तो 10 kcal एनर्जी बचेगी, और सेकेंड कंज्यूमर से थर्ड या टर्सरी कंज्यूमर तक ओनली 10% एनर्जी का ही क्या होगा, ट्रांसफर होगा। सो सिंपली वी कैन से दैट व्हेन ट्रॉफिक लेवल इंक्रीजेस द एनर्जी डिक्रीजेस, राइट। नाउ स्टडी वायु accumulation, and value accumulation is the question which has asked in MPPSC men's examination, right? So value accumulation, now let's study what is value accumulation. See, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म में एक नेचुरली सिस्टम पाया जाता है कि वो जितने भी सब्सटेंसेस को कंज्यूम करते हैं, राइट, उसको एक्सक्रीट भी कर देते हैं, राइट। तो जितने, जैसे जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसका अगर एक्सक्रेशन हो जाएगा तो हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंस का, केमिकल का या किसी भी पार्टिकल का एक्यूमुलेशन नहीं होगा। बट इफ द रेट ऑफ कंजप्शन इज हायर देन द रेट ऑफ एक्सक्रेशन, तो उससे सम पार्टिकल्स और सम सब्सटेंसेस would be accumulated in human body, जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, एंड मे हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द बॉडी। इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, वायु एक्यूमुलेशन कहा जाता है। और स्पेशली अगर आप देखें तो जो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी, बट जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं या पॉल्यूशंस होते हैं उनका क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, जिसकी वजह से फिर हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्लियर? तो ये ओवरऑल क्रक्स था। इफ दिस इज आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन देन वी कैन राइट आवर आंसर। व्हाट इज वायु एक्यूमुलेशन? तो फर्स्ट आपको 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन याद होना चाहिए। व्हाट इज वायु एक्यूमुलेशन? See, value accumulation is the gradual accumulation. Value accumulation is the gradual accumulation of pollutants, chemicals, and chronic poisoning or other substances in an organism. Simple. So value accumulation is the gradual accumulation of pollutants, chemicals, and other substances in an organism. Value accumulation occurs when the rate of loss of substances, or we can say that when the rate of loss of substances and rate of excretion from the body of organism through catabolism, right, or excretion is lower than the rate of accumulation. तो जब rate of accumulation high होती है, किससे? rate of excretion से या rate of loss of substances से, तो वायु एक्यूमुलेशन होता है, राइट। और स्पेशली persistent organic pollutants like DDT are long lasting. The risk of bio accumulation is high even if the environmental levels of pollutants are not high. तो भले ही जो जितने भी persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे DDT है, भले ही इन्वायरमेंट में इनका जो है पॉल्यूशन लेवल क्या हो, लो हो, बट ये बॉडी में क्या करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं, राइट। नाउ व्हाट बायोमैग्निफिकेशन? दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? सी, बायोमैग्निफिकेशन, the increase in the amount of non-biodegradable substances in an organism along with the level of food chain is known as biomagnification. अब देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पर बायो एक्यूमुलेशन समझाया था। अब नॉर्मल क्या है कि जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, राइट, उनके बाद में फर्स्ट कंज्यूमर आएंगे, देन सेकेंड कंज्यूमर आएंगे, देन थर्ड क्या होंगे, कंज्यूमर आएंगे। अब क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताया था बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है। सो इफ द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, if the rate of excretion or loss of substances
इज हायर देन द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, तो वहां पर क्या होता है, वायु एक्यूमुलेशन होता है, राइट। एंड दिस इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ जो है पॉल्यूटेंट्स, केमिकल्स और अदर सब्सटेंसेस। अब नॉर्मली एक्सक्रीशन में जो जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं जैसे फूड ग्रेन्स है वो तो एक्सक्रीट हो जाते हैं, बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, वो क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाते। अब देखिए, अगर हम देखें तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल, और सेकंड क्या हो जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं या पार्टिकल्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिग्रेड कर दिया जाता है और वो बॉडी से एक्सक्रेट भी हो जाते हैं। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, स्पेशली फंगस के द्वारा या डिकम्पोजर्स के द्वारा ये डिग्रेड नहीं हो पाते। इसी वजह से ये ना तो हमारी बॉडी से या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाते हैं, बल्कि जब इनको, राइट, जब इस ऑर्गेनिज्म को जो है कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है तो उसकी बॉडी में भी वो जो जितने भी बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो और भी स्पीड से क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, राइट। और भी जैसे जैसे उसको सेकेंडरी कंज्यूमर में जाएगा तो और इंक्रीज हो जाएगा, फिर जो टॉप कंज्यूमर है उनमें जाएगा तो और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, उन बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, और इसी को क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। क्लियर? सो the increase in the amount of non-biodegradable substances in organisms along the trophic level of the food chain is known as biomagnification. For an example, here this is trophic level 1. So this is trophic level 1, trophic level 2, trophic level 3, and this is trophic level 4th. अब trophic level 1 में DDT की जो क्वांटिटी है वो हम लेट्स से कि पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो कि एल्गी में है। जब इस एल्गी को ग्रास होफर के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा तो उसमें डीडीटी की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन दिस ग्रास होफर इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, तो उसमें डीडीटी की क्वांटिटी और भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अर्थात क्या हो रहा है, यहाँ पर बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, और जो हॉक है उसमें डीडीटी की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा हो जाएगी। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ इट वल्चर। देखिए क्या है कि जो वल्चर्स हैं, नाउ इंडिया में जो वल्चर्स की जो द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ वल्चर्स आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। उसका कारण क्या है, डाइक्लोफेनिक, राइट। अब देखिए जो डाइक्लोफेनिक है वो फार्मर्स के द्वारा, जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में फार्मर्स के द्वारा जो पेट एनिमल्स हैं उनको डाइक्लोफेनिक जो है पेन किलर के रूप में दिया जाता है, राइट। इससे जो एनिमल्स हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, बट जो डाइक्लोफेनेक है वो एनिमल्स की बॉडी में रह जाता है। जब एनिमल्स की डेथ होती है तो फार्मर्स उनको जो है छोड़ देते हैं, जिससे उनको जो है वल्चर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। तो वल्चर में जब वही डाइक्लोफेनिक सब्सटेंसेस जाता है तो इससे वल्चर की किडनी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। इससे वल्चर्स की जो नंबर ऑफ द वल्चर्स हैं वो जो है बहुत ही फास्ट तरीके से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टडी इकोलॉजिकल निचे, राइट। दिस क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एक होता है हैबिटेट, ecological habitat. So ecological habitat is the place where organisms live and survive. और इसी हैबिटेट में जो है इकोलॉजिकल निचे भी होता है, राइट। और इकोलॉजिकल निचे यह बताता है कि वह जो स्पीसीज है या पर्टिकुलर जो स्पीसीज है उसके फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स किस प्रकार के हैं, राइट। या वो कहाँ से फूड को प्राप्त करता है, राइट, वो कहाँ पर रहता है, वो किस तरीके से अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंप्लीट करता है।
So once we have understood the ecological niche of a particular organism, उसको प्रोटेक्ट करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो 5 मार्कर में इकोलॉजिकल निचे अगर पूछा जाए तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर इसकी क्या देंगे, डेफिनेशन देंगे। तो इकोलॉजिकल निचे रिफर्स टू द यूनिक फंक्शनल रोल, इकोलॉजिकल निचे रिफर्स टू द यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ अ स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। The functional characteristics of a species in its habitat is referred to as niche in that common habitat. In nature, many species occupy the same habitat, right? तो कई जो organisms हैं वो same habitat को occupy करते हैं। तो in nature, many species occupy the same habitat, but they perform different functions, right? इसीलिए उनका इकोलॉजिकल नेचे भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हैबिटेट नेचे हो जाएगा वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव, फूड नेचे व्हाट इज ईट्स, राइट, एंड और डिकम्पोजेस व्हाट स्पीसीज इट कम्पीट्स विद, राइट। रिप्रोडक्टिव नेचे हो जाएगा हाउ एंड व्हेन इट रिप्रोड्यूसेस, राइट। फिजिकल एंड केमिकल नेचे हो जाएगा जैसे टेम्परेचर, लैंडस्केप, ह्यूमिडिटी एंड अदर क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट हो जाएगा। तो यदि फिजिकल एंड केमिकल नेचर को हम समझ जाएं कि कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज कितने टेम्परेचर पर सर्वाइव कर पाती है, लैंड में, स्लोप में, या ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। फिर कोई भी स्पीसीज हाउ एंड व्हेन रिप्रोड्यूसेस, जो है रिप्रोडक्शन कब और कैसे होता है। इफ वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, तो किसी भी जो स्पीसीज है उसको कंजर्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, राइट। सो निचे प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन, राइट। नाउ वी विल स्टडी इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम। चलिए अब we have to study this topic for two reasons. The first is biodiversity जो है हमारे सिलेबस में है, और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन भी हमको पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव टू स्टडी द नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स टू कंजर्व द एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी। तो इस वजह से भी जो है इंपॉर्टेंट स्पीसीज को समझना यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो इंपॉर्टेंट स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम, राइट। फॉर एन एग्जांपल अम्ब्रेला स्पीसीज, कीस्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, इनके क्या एग्जांपल हैं वो समझेंगे। तो ये सभी या तो 3 मार्कर में पूछी जाएंगी या किसमें 5 मार्कर में पूछे जाएंगे। तो व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज। एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू द क्रक्स ऑफ दिस टॉपिक। देखिए एंशिएंट टाइम्स में जो मोन्यूमेंट्स बनाए जाते थे उनको स्टोन से मिलकर क्या किया जाता था, बनाया जाता था। दीज आर लार्ज स्टोन्स। जब जो गेट बनाए जाते थे तो इन स्टोन को इस तरीके से रखा जाता था। अब भाई अगर एक के ऊपर एक, इफ बी कीप वन स्टोन अबव द सेकेंड, सो दिस इज पॉसिबल। बट अगर हम उनको इस तरीके से रखेंगे सो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएंगे, उनका फॉल भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसा स्टोन लगाया जाता है जो कि इनको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है, राइट। और इफ दिस स्टोन इज रिमूव्ड तो ये जो अदर थर्ड स्टोन है ये क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। एंड दिस इज नोन एज की स्टोन, which means that the functions role and importance of these other stones is depend on this keystone. If this is removed, ये इनका इंपॉर्टेंस बचेगा नहीं, राइट। वैसे ही इकोसिस्टम में कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो अगर एक्सटिंक्ट हो जाती हैं तो उनकी वजह से और जो अदर स्पीसीज होती हैं उन पर भी इसका क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, राइट। अब अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखना चाहें तो हम सीधा लिख सकते हैं कि की स्टोन स्पीसीज play an essential role toward the functioning, structure and productivity of habitat ecosystem at defined level. इसीलिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कीटोन स्पीसीज keystone species play an essential role toward the functioning, structure or productivity of habitat or ecosystem at defined level.
If these species disappear, it may lead to significant change in the ecosystem or dysfunction in maintenance of the habitat structure. Right? अब ये जो कीस्टोन स्पीसीज हैं, ये प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं. इवन सम इंसेक्ट्स कैन एक्ट एज कीस्टोन स्पीसीज. फॉर एन एग्जांपल, right, African elephants, right, grizzly bears, right, so African elephants, grizzly bears, right, sharks, right, figs, right, so African elephant, grizzly bears, right, sharks, right, and figs, these are the examples of keystone species. Now second is umbrella species, right. Umbrella species क्या होती हैं? Umbrella species require कॉम्प्लेक्स एंड वास्ट हैबिटेट. राइट, इनके लिए क्या है? कॉम्प्लेक्स एंड वास्ट हैबिटेट होना चाहिए. इसीलिए इफ वी हैव टू कंजर्व अ इकोसिस्टम, तो अगर हम इन अम्ब्रेला स्पीसीज को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो जो वास्ट हैबिटेट है वो भी क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा और हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या कर लेंगे? प्रोटेक्ट कर लेंगे. राइट. So umbrella species require complex and vast habitats. Their conservation is directed toward conservation of the entire ecosystem they belong to. Right? Many umbrella species are usually nominated to be flagship species because the conservation of umbrella species aims to conserve the ecosystem holistically. For an example क्या हो जाएगा? जैसे एशियाटिक लॉयन, राइट, एशियाटिक लॉयन, टाइगर, लेपर्ड, राइट, डियर, पिग, वुल्फ, रैबिट, एक्सेट्रा. राइट, जैसे टाइगर क्या हो जाएगा? ये अम्ब्रेला स्पीसीज है. राइट. नाउ इंडिकेटर स्पीसीज, तो इसको तो आपको समझ में ही आ रहा होगा. इंडिकेटर स्पीसीज is basically a group of species chosen as an indicator or proxy to represent the state of the ecosystem as well as the certain process within the ecosystem. For an example, right, lichens. If there is a high pollution in water body, तो वहाँ पर lichens क्या होते हैं? कम हो जाते हैं. तो which means that if lichens decreases, which means pollution is increasing. राइट. तो यहाँ पर जो लाइकेंस है वो क्या हो जाएंगी? इंडिकेटर स्पीसीज हो जाएंगी. राइट. तो एग्जांपल में लाइकेंस हो जाएंगे और क्रेफिसेस हो जाएंगी. देन फोर्थ इज फाउंडेशन स्पीसीज. राइट. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द कोरल्स, राइट, एंड वी हैव सीन दैट कि जो कोरल्स हैं वो जूज़ैंथेले के लिए क्या करते हैं? हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं. राइट. तो फाउंडेशन स्पीसीज ऐसी होती है जो कि जो है अदर स्पीसीज के लिए क्या करते हैं? एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए या उनके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाउंडेशन स्पीसीज? सी स्पीसीज दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स आर नोन एज फाउंडेशन स्पीसीज. राइट. फॉर एन एग्जांपल, कोरल रीफ. तो जो कोरल्स हैं, कोरल्स लिव्स इन सिम्बायोसिस रिलेशनशिप विद सिंगल सेल्ड एल्गी जूज़ैंथेले. और यहाँ पर जो कोरल है, कोरल प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर जूज़ैंथेले. राइट. तो इस तरीके से ये फाउंडेशन स्पीसीज होती है. द लार्जेस्ट कोरल रीफ इज द ग्रेट बैरियर रीफ विच इज इन ऑस्ट्रेलिया. राइट. और ये प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी. या हम ये कहें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू एडॉप्शन एंड हैबिटेट्स. तो ये सारे जो है 3 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है. हो सकता है 3 मार्कर में पूछा जाए. तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोलॉजी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडाप्टेशन और हैबिटेट्स. द फर्स्ट इज Xerophytes. Right? Xerophytes are those plants which occur in desert areas. Right? और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है कि इनकी जो लीव्स हैं वो थ्रॉन्स में क्या हो जाती हैं? कन्वर्ट हो जाती है. सो Xerophytes are those plants, right, which occurs in desert areas and their leaves turn into thorns. Right?
वाई? क्योंकि डेजर्ट एरिया में जो वाटर है उसकी क्या होती है, देयर इज लैक ऑफ वाटर इन डेजर्ट एरिया, देयरफॉर ये एवापोरेशन को रोकने के लिए, द एवापोरेशन ऑफ वाटर को डिक्रीज करने के लिए इनकी जो लीव्स हैं वो थॉर्न्स में क्या हो जाती हैं, जो है टर्न देयर लीव टर्म्स इनटू द थॉर्न्स। साथ ही साथ इनके जो स्टोम आता है वो नाइट में ही ओपन होते हैं ताकि वाटर लॉस क्या हो, मिनिमम हो, राइट। इनका जो स्टेम है वो फ्लैल्सी होता है, एग्जांपल कैक्टस एंड क्या हो जाएगा, एलोवेरा, राइट। सो जेरोफाइट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच अकर्स इन डेजर्ट प्लांट्स, राइट, डेजर्ट एरियाज, एग्जांपल कैक्टस एंड क्या हो जाएगा, एलोवेरा। हियर इज द एग्जांपल। नेक्स्ट हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर में अकर होते हैं, राइट। यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्वा प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स आर हाइड्रोफाइट्स। फॉर एन एग्जांपल एकॉर्निया। अब एकॉर्निया की स्पेशलिटी क्या है, एकॉर्निया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वाटर एंड दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वाटर, देयरफॉर ये वाटर के न्यूट्रिएंट्स को जो है क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, देयरफॉर इसकी वजह से जो अदर प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, देयरफॉर दिस इज नोन एज टेररिस्ट ऑफ वाटर सिस्टम और स्वैरो ऑफ बंगाल। देन water lily, right, trepa bulfia. What is the importance about bulfia? The plant with smallest flower and cell is known as bulfia. lotus जो है हाइड्रोफाइट्स में आता है, right. फिर हाइड्रिला हो जाएगा, विक्टोरिया रेजिया हो जाएगा। विक्टोरिया रेजिया की जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, लार्जेस्ट होती हैं। देन मीजोफाइट्स, राइट, द प्लांट्स, दोज प्लांट्स दैट अकर्स ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, उनको क्या कहता है, मीजोफाइट्स कहा जाता है, या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को ही मीजोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एन एग्जांपल मैंगो, नीम, जामुन एक्सेट्रा, राइट। नेक्स्ट लिथोफाइट्स। तो प्लांट्स ग्रो एट रॉक्स, तो ऐसे प्लांट्स जो कि रॉक्स पर ग्रो होते हैं उनको लिथोफाइट्स कहते हैं। फॉर एन एग्जांपल ऑर्चिड, फर्न, राइट, एंड सम एल्गी। देन चेस्मोफाइट्स, तो plants growing in the cervices of rocks, so plants growing in the cervices of the rocks are known as chesmophytes। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्रांथस हो जाएगा, राइट। तो एक्रांथस is the example of chesmophytes। then cryophytes, तो plants grow at a low temperature, और लो टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है, स्नो रीजन में। तो प्लांट्स ग्रो एट लो टेम्परेचर आर नोन एज क्रायोफाइट्स। फॉर एन एग्जांपल क्लेमिडीमोनास, राइट, सो क्लेमिडीमोनास एंड मॉसेस आर द एग्जांपल ऑफ क्रायोफाइट्स। देन हेलोफाइट्स, अ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट दैट ग्रो इन सॉइल और वाटर ऑफ हाई सैलिनिटी। तो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट जो कि हाई सैलिनिटी वाले वाटर या सॉइल में ग्रो करता है उसको ही हेलोफाइट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल सोनेरेसिया एंड एब्सिनिया, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।